हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं विदेश और स्वागत है आप सभी का हमारे आंगन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 के साथ साथ ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट ईवीएस का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है पौधों के प्रकार के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम पौधों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही कुछ पौधों के बारे में कुछ उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पौधे क्या होते हैं। तो पेड़ पौधे पृथ्वी पर व्याप्त प्राथमिक उत्पाद के प्रमुख स्रोत हैं, जिन पर समस्त जीवधारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। यानी जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो इस धरती पर प्राथमिक उत्पाद है, वो उपभोक्ता नहीं है, वो सिर्फ जनरेट करते हैं। क्योंकि पेड़ अपने फल स्वयं तो नहीं खाता है, ठीक है, तो वो प्राथमिक उत्पाद हैं और उसी उत्पाद पर सारे जो जीवधारी हैं इस पृथ्वी के, चाहे वो जानवर हो या मानव हो, वो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए, छाया के लिए, इनफैक्ट ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो यही सभी प्राणियों के जीवन हेतु उपयोगी ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं, उपलब्ध कराता है। ठीक है, सारे जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो एक कीट से लेकर एक मानव ही क्यों ना हो, एक हाथी ही क्यों ना हो, उन सबको ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाले पेड़ पौधे ही हैं। तो इनके बारे में हमने जान लिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ अध्ययन और उनके विषय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पौधों के प्रकार के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे अध्ययन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीवाणुओं का अध्ययन, यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है मोनेरा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। जीवाणुओं का अध्ययन मोनेरा कहलाता है। अमीबा पैरामीशियम का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अमीबा और पैरामीशियम के अध्ययन को हम कहते हैं प्रोटिस्टा। इसके साथ ही पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पौधों का जो अध्ययन होता है उसे फ्लोरा कहा जाता है और जंतुओं का अध्ययन कहलाता है फोना। तो इसको आप अच्छे से कोई ट्रिक बना लीजिएगा, या होगा तो मैं अगले वीडियो में इनकी एक अच्छी सी ट्रिक बना के आपको बता दूंगा। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जीवाणुओं का अध्ययन मोनेरा कहलाता है, अमीबा पैरामीशियम का अध्ययन प्रोटिस्टा कहलाता है, पौधों का अध्ययन फ्लोरा और जंतुओं का अध्ययन फोना कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे निश की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा मेन कंटेंट है पौधों के प्रकार के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये रहे पौधों के प्रकार। तो सबसे पहले हम पौधों के देखते हैं कि पौधे 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पौधे कितने 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है शाक, एक होता है झाड़ी, एक होता है वृक्ष और एक होता है लता। अब यहाँ हम देखेंगे कि लता भी 2 तरह की होती है, एक होती है विसर्पी लता और एक होती है आरोही लता। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही शॉर्ट नोट बना के मैंने आपको इनके बारे में बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शाक क्या होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि खेतों में जितनी भी तरह की सब्जियां उगाई जाती है वह एक तरह की शाक है। बहुत सारे लोग कहते हैं रोटी सब्जी और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शाक रोटी। तो शाक यानी उन सब्जियों के बारे में बात होती है। अब होती क्या है शाक, यह आकार में छोटा होता है। शाक का जो पौधा होता है वो आकार में बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसका जो तना होता है वो पतला होता है और हरा होता है, जैसे धनिया, मेथी और पालक। आपने देखा होगा पालक, मेथी, ये सब क्या है, सब्जियां हैं। ठीक है, यानी ये एक शाक है। इनका तना बहुत वीक होता है, पतला होता है और हरा होता है। ठीक है, और ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। यानी अगर पेड़ों के प्रकार के बारे में बात करें तो उन प्रकारों में सबसे छोटे शाक होते हैं। चलिए नेक्स्ट है झाड़ी। अब जो झाड़ियाँ होती है ये भी आपने देखी होंगी। अब ये आकार में शाक से बड़े होते हैं। ठीक है, तो झाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। आकार में शाक से बड़ा होता है। ठीक है, इसका जो तना होता है वो मोटा व कठोर होता है। अब इतना मोटा नहीं होता है कि आप उस पर रस्सी डाल के झूल जाएं, लेकिन शाक के तने के कंपैरिजन में ये थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा सॉलिड होता है। फिर बात करें तने पर अनेक शाखाएं होती है। हमने देखा था कि जो शाक का पौधा होता है उस पौधे में उसका जो तना, उससे ही फिर डायरेक्टली जो पत्तियां होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे मेथी का हम देख लें, पालक का देख लें। लेकिन जो तने, ये जो होता है झाड़ी, इसमें इस पौधे से कुछ शाखाएं निकलती है, विभिन्न शाखाएं निकलती है। उन शाखाओं पर फिर कांटे और पत्तियां लगती है। और जैसे अब झाड़ी में उदाहरण देखें तो गुलाब, मेहंदी, गुड़हल, नींबू, ये सब झाड़ियां हैं। ठीक है, ये शाख नहीं है। शाक, पालक, मेथी, धनिया शाक है और गुलाब, मेहंदी, गुड़हल ये सब क्या है, झाड़ियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृक्ष के बारे में। सभी ने देखे हैं पेड़ हमारे मित्र हैं और बहुत कुछ इनके बारे में हमने पढ़ा है। अब वृक्ष क्या होता है, आकार में विशाल होते हैं। यानी अगर पेड़ों की प्रजाति के बारे में बात करें, इनके प्रकारों की में बात करें, तो सबसे जो विशाल होते हैं वो कौन होते हैं, वृक्ष होते हैं। अब ये आकार में विशाल होते हैं। इनका तना कठोर होता है, मोटा होता है और भूरे रंग का होता है। साथ ही जो तना होता है उस पर अनेक शाखाएं चारों ओर फैलती है। पेड़ की जो शाखाएं होती है चारों तरफ फैलती है, वेरी कॉमन।
जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बबूल का पेड़, बरगद का पेड़, ऐसे ढेर सारे हैं ना। तो एक और प्रकार क्या हुआ, वृक्ष। अब हम बात करते हैं लताओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, लताओं के बारे में एक फैक्ट ये है कि लताएं जो होती है बहुत ही कमज़ोर होती हैं। अब लताएं मैंने आपको बताया पहले दो तरह की होती हैं, एक होती है विसर्पी लताएं और एक होती है आरोही लताएं। दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, दोनों को समझते हैं। विसर्पी लताएं क्या होती हैं, ज़मीन पर फैलती है। विसर्पी लताएं क्या होती है, ज़मीन पर फैलती है। ऐसा नहीं है कि पास में अगर इनके पास कोई दीवार है या कोई खंबा है तो ये उस पर नहीं चढ़ती, या क्या करती है, सिर्फ ज़मीन पर ही फैलती है। जैसे खीरा। अब खीरा एक एक जो है एक लता है, ठीक है। खीरा का जो पौधा होता है वो एक लता है जो ज़मीन पर फैलता है और उस पर खीरा लगता है, तरबूज लगता है और खरबूजा लगता है। आपने देखा होगा कि जो खरबूज, तरबूज और ये होते हैं, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये बहुत बड़े होते हैं। ये जो फल होते हैं बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, आकार में। तो अब इतने अगर ये जो लताएं अगर ऊपर फैलती है और इतने बड़े फल लगेंगे तो डेफिनेटली वो तो नीचे आ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होती है कि ये ज़मीन पर ही फैलती है और इनमें फल लगते हैं वो ज़मीन पर ही लगते हैं। फिर हमारे जो किसान भाई हैं उनकी केयर करते हैं उन फलों की, ठीक है। तो ये सिर्फ ज़मीन पर फैलती हैं और इन्हें कहते हैं विसर्पी लताएं। और एक होती है आरोही लताएं। अब नाम से ही स्पष्ट है, आरोही का मतलब होता है चढ़ना या ऊंचा ऊंचा चढ़ना, ठीक है। तो आरोही लता ये क्या करती है, पेड़ इत्यादि के सहारे ऊपर बढ़ती है। अब आपने बहुत सारी ऐसे लताएं देखी होगी जो अगर पास में दीवार है, आपने देखा होगा अमरबेल को, पास में दीवार है तो उस पर जब चढ़ जाएगी तो ऊपर तक पहुंच जाएगी और फैलती रहेगी ऊपर ऊपर। तो वो आरोही लताएं होती है जो ऊपर चढ़ती है, और जो जमीन पर फैलती है उन्हें विसर्पी लताएं कहते हैं। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए आप विसर्पी लता है तो उसमें खीरा, तरबूज और खरबूज आता है, और आरोही लताएं में क्या आता है, अमरबेल आता है, आपका मटर आता है, मनी प्लांट, ठीक है, वगैरह। चलिए आगे हम देखते हैं क्षेत्रों के आधार पर पौधों के प्रकार, यानी क्षेत्रों के आधार पर पौधों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रों के आधार पर पौधों का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। एक होते हैं जलोद्भिद, सबसे ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। एक होता है समोद्भिद, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। लवणोद्भिद इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट यू कैन सी दैट। और एक होता है मरुद्भिद, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जलोद्भिद और मरुद्भिद के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसी पौधे का नाम देख के कि ये जलोद्भिद है या समोद्भिद है, ठीक है। तो एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें हम बात करेंगे जलोद्भिद के बारे में। तो जलोद्भिद पौधे किसे कहते हैं। अब नाम से स्पष्ट आगे जल आ रहा है, यानी जलोद्भिद यानी जल में उगने वाले। तो पहली इसकी विशेषता क्या है, पानी में उगते हैं। देखिए इस पे बहुत बड़े बड़े नोट्स बन सकते थे, लेकिन मैंने इन सब को इतने शॉर्ट नोट्स में और जो उनकी मेन कंटेंट है, मेन जो जानकारी वही देने की कोशिश की है। दुनिया भर की चीज़ों को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही मैंने अपने इन नोट्स में बनाया और उन्हीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जलोद्भिद किसे कहते हैं, पानी में उगते हैं। इनके बारे में एक और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जड़ें कम विकसित होती हैं। अब देखिए जड़ें मजबूत कब होती है किसी वृक्ष या पेड़ या शाख की, जब वो ज़मीन में जाती है। अब इसकी तो जड़ें ही ज़मीन में नहीं जाती, जब ये पानी में उग रहे हैं तो इनकी जड़ें जाहिर सी बात है कि विकसित कम होगी। उसके बाद इनकी जो पत्तियाँ होती है वो पतली और सक्रिय होती है, जैसे कमल के फूल की होती है ना पत्तियाँ, जो उसकी सक्रिय होती है, कमल का फूल भी जल में उगता है, ठीक है। अब बात करें इनकी पत्तियों पर मोम की परत होती है। अब लिटरली कोई मोमबत्ती की परत नहीं होती है, मोम जैसा एक तत्व होता है उसकी परत होती है, ठीक है। जैसे कमल, हाइड्रीली और जल लीली, ये तीनों जो है ये जलोद्भिद पौधे हैं, तो इनको आप याद रखना ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम में जब मैं रिव्यू कर रहा था प्रीवियस ईयर पेपर, तो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि पूछा गया था कि हाइड्रोली जो है किस प्रकार का पौधा है, जलोद्भिद है, समोद्भिद है, लवणोद्भिद है या मरुद्भिद है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि वो जलोद्भिद है। इस तरह से एग्ज़ाम में पूछ लिए जाए तो याद रखना है कि जब कमल तो सब जानते हैं कि पानी में उगता है ना, दलदल में, कीचड़ में। और जल लिली का पता आगे जल आ रहा है यानी पानी में उगता है, लेकिन हाइड्रीली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो इसलिए ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो हाइड्रीली है वो एक जलोद्भिद है, जल में उगने वाला है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं लवणोद्भिद के बारे में। लवणोद्भिद किसे कहते हैं, तो लवणोद्भिद दलदलीय क्षेत्रों में उगते हैं। इनके बारे में बस यही आपको याद रखना है खासकर कि जो लवणोद्भिद पौधे होते हैं वो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। जड़ें ज़मीन के ऊपर होती है, ठीक है। दलदल में तो उसकी जड़ें घुसेंगी नहीं, तो वो ज़मीन के ऊपर रहती हैं और दलदल में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं समोद्भिद के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी कई सारे क्वेश्चन
पूछ लिए जाते हैं। तो समुद्रविद किसे कहते हैं? खेती योग्य भूमि पर उगते हैं। ठीक है, हम जो खेतों में फसल उगाते हैं और वहाँ जितने भी पौधे उग रहे हैं, चाहे वो गेहूं के पौधे हों, धान के पौधे हों, तो ये जो पौधे हों ये समुद्रविद कहलाते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि समुद्रविद पौधे किसे कहते हैं? जो खेती योग्य भूमि पर उगते हैं। इनका जो तना होता है वो ठोस व शाखा युक्त होता है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि सभी का पौधा जो तना है वो ठोस होगा, जैसे गेहूं का तना ठोस नहीं होता है, हम जानते। ठीक है, तो अब इसमें एक और जैसे टमाटर हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सब क्या है? समुद्रविद है। अब इसमें हम बात करें धान के बारे में तो और गेहूं के बारे में, तो इनका तना वीक होता है। लेकिन जब मक्के की बात करें तो मक्के का जो तना होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मोटा होता है, कठोर होता है। क्योंकि जब मक्के का जो पौधा होता है उसे हम काट देते हैं और उसकी जो ठूंठ बचती है नीचे, अगर उस पर पैर भी रख दिया जाना है तो आपके पैर को वो चीर देता है। मतलब इतना सॉलिड रहता है, इतना नुकीला बन जाता है। तो कुछ पौधे होते हैं समुद्रविद जिनका जो तना होता है मोटा होता है और कुछ का जो है कमज़ोर होता है। और इसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें मेंशन नहीं की गई है कि जब बाढ़ आती है ना तो सबसे ज़्यादा नुकसान समुद्रविद पौधों को ही होते हैं। मतलब ये पौधे मर जाते हैं बाढ़ में, फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब हम बात करते हैं मरुद्भिद के बारे में। इनका भी नाम से स्पष्ट है, मरुद्भिद यानी मरुस्थल में उगने वाले। तो चलिए इनको देखते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं। मरुद्भिद पौधे जो होते हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, पत्तियां छोटी छोटी व कांटेदार होती हैं। इनकी पत्तियां जो हैं वो छोटी होती है और कांटेदार होती है। कांटेदार क्यों होती है? क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं और इनको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो उस पानी को कम यूज़ करने के लिए, क्योंकि पानी की कमी की वजह से अपने आप को सिकुड़ लेती है वो पत्तियाँ और कांटेदार बन जाती है। इनकी जो जड़ें होती है वो गहरी होती है। अब गहरी क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं तो पानी बहुत गहराई में होता है और जड़ें तब तक इनकी पानी को ढूंढने के लिए नीचे जाती है। तो इनकी इस वजह से इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? गहरी हो जाती हैं। इनका जो तना होता है वो गद्देदार व मोम से ढका होता है। और जैसे नागफनी, एक्सिया और यूफोबिया, इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों जो पौधे, चाहे आपको यूफोबिया के बारे में पूछा जाए, एक्सिया के बारे में पूछा जाए या नागफनी के बारे में, तो ये तीनों किस प्रकार के पौधे हैं? तो फ्रेंड्स ये तीनों जो है आपके मरुद्भिद पौधे हैं, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हुए क्षेत्र के आधार पर पौधों के वर्गीकरण। इसके साथ ही इसी वीडियो में मैंने कुछ और ऐसे वृक्षों के बारे में और ऐसे पेड़ों के बारे में जानकारी आपको देने की कोशिश की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उनके बारे में पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो उनके लिए सेपरेट वीडियो ना बनाते हुए इसी में मैंने उनको इंक्लूड किया। सबसे पहले बात करें बरगद के बारे में। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो लिया है हमने। तो सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश से हमें कोई भाई देख रहे हैं तो भाई हमारे राज्य का राजकीय वृक्ष भी है और हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करें विशाल वृक्ष होता है। सबसे विशाल वृक्ष किसका होता है? बरगद का होता है। शाखाओं से भी जड़ें निकलती है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका यही है कि इसकी शाखाओं से भी जड़ें निकलती है। एक जड़ तो इसकी ज़मीन में है जिससे ये ऊपर उठा, उसके बाद इसकी जो शाखाएं हैं उनसे भी जड़ें निकल जाती हैं। ठीक है, ये जो पेड़ है ये ज़मीन में, इसकी जड़ें यहाँ तो है, लेकिन इसकी जो फिर शाखाएं रहेगी इन शाखाओं से भी निकल जाएगी इसकी जड़ें और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वापस से ज़मीन में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि इनकी शाखाओं से जो जड़ें निकलती उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्तंभ भी कहते हैं और बरोह भी कहते हैं। याद रखना ये वर्ड्स, ये आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल सकते हैं, स्तंभ या बरोह कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्रॉटन के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको क्रॉटन के बारे में अब तक नहीं पता है तो आज आपको बड़ा मज़ा आएगा इसके बारे में जान के, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फसलों के साथ लगाया जाता है और सिंचाई की आवश्यकता को बताया जाता है। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि मान लीजिए खेत में कुछ फसलें लगाई गई है, कुछ पौधे खेत में इस तरह से लगाए गए हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे गेहूँ बोए गए हैं, किसी किसान ने गेहूँ लगाए हैं, तो वो क्या करेगा, इसके साथ क्रॉटन के पौधे भी लगाएगा। अब क्यों लगाएगा? क्योंकि भाई हमें तो गेहूं से काम है ना, हमें गेहूं उगाना है, तो हम क्रॉटन के पौधे आखिर क्यों लगा रहे हैं? बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई नवसिखिया कृषक होता है तो उसे पता नहीं है कि किस टाइम पे हमें गेहूं को पानी देना है। तो ये जो पौधा होता है ना क्रॉटन का, ये उसे लीड करता है, उसे गाइडेंस देता है, उसे गाइड करता है कि आपको कब पानी देना। अब वो कैसे गाइड करता है? होता ये है कि ये जो क्रॉटन होता है इसकी जो जड़ें होती है वो अधिक ज़मीन में गहरी नहीं जाती है। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन में जब भी पानी की थोड़ी सी भी कमी होती है तो ये पौधा जो है वो मुरझाने लगता है, जिसकी वजह से किसान को पता चल जाता है कि यहाँ जो है ये जो गेहूँ है इनको पानी की ज़रूरत है, और वो किसान उनको पानी दे देता है। तो ये पौधा फिर से अपनी यथावत स्थिति में आ जाता है। और
और जैसे ही पानी की कमी होती है ये फिर मुरझा जाता है। तो किसान समझ जाता है कि गेहूँ को पानी की ज़रूरत है। यानी ये गेहूँ की आवश्यकता को ये बताता है, ये जो अपना कराटन का पौधा होता है किसान को, कि अब कब पानी की ज़रूरत है। देखिए नोट्स में मैंने और क्लियर कर रखा है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। फसलों के साथ लगाया जाता है, सिंचाई की आवश्यकता को बताता है, जड़ें अधिक नीचे नहीं जाती, पानी की कमी पर मुरझा जाता है। पानी की जब भी कमी होती है तो ये क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, जिससे यह पता चल जाता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसके बारे में जानकारी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में जानकर बड़ा अच्छा लगा होगा। आगे हम बात करते हैं केला के बारे में। ठीक है, केले का जो पेड़ होता है तो एक प्रकार की शाख है। केले का जो पेड़ है वो वृक्ष नहीं कहा जाएगा, न झाड़ी कहा जाएगा, वो एक प्रकार की क्या है, शाख है। अब शाख क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तना इसका कमज़ोर व हरा होता है। शाख में भी हमने क्या देखा था कि इनका तना कमज़ोर होता है, हरा होता है, और साथ ही इसमें लकड़ी नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना, एकमात्र पेड़ ऐसा जिसे हम पेड़ भी कहते हैं लेकिन उसके पास कोई लकड़ी नहीं है, तो वो केले का पेड़ है। और आगे हम बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ खेजड़ी। अब खेजड़ी अगर राजस्थान से कोई हमारे भाई देख रहे हैं तो भाई ये हमारे राजस्थान का जो है राजकीय वृक्ष है। तो ये एक जीके का सवाल भी आपका क्लियर हुआ। ये रेगिस्तानी और कम पानी वाले क्षेत्रों में उगता है। कहाँ उगता है खेजड़ी का वृक्ष, रेगिस्तानी और कम पानी वाले क्षेत्रों में, और छायादार वृक्ष होता है। ठीक है, रेगिस्तान के क्षेत्रों में छाया की बहुत ज़रूरत होती है। इसकी जो फलियां होती हैं उनसे बनती है सब्जी, इनकी जो छाल होती है उससे बनती है दवा, और इनकी जो लकड़ी होती है उनमें कीड़े नहीं लगते हैं, और कीड़े नहीं लगते इसलिए उसका यूज़ हम किवाड़ बनाने में, फर्नीचर्स बनाने में, खिड़कियाँ बनाने में करते हैं। तो देखो इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। इससे आपको छाया मिल रही है, इसकी फलियों से सब्जी बन रही है, छाल से दवाई बन रही है, इसकी लकड़ी से जो इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते तो उससे खिड़कियाँ, दरवाजे, किवाड़ आदि बना देते हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वृक्ष हमारे पर्यावरण में है, मानव के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी पेड़ों के प्रकार को लेकर और कुछ पेड़ों की विशेषताओं को लेकर हो सकती थी, मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।